नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र, तहरीर महविश सिद्दीक, किस्त नंबर 18। अयान मेरी बात सुनो तुम। अजलान ने इसे फ़ौरन टोकना चाहा। मेरा मतलब ये है अफ़ान भाई, अपनी बीवी को अपने हाथ से गिफ्ट देने की बजाय कुरियर वाले से सरप्राइज़ गिफ्ट दिलाने वाला तरीका तो नया ही देखने को मिला, जो अब हमें अजलान से ही सीखना पड़ेगा। अफ़ान भाई भी अब सीधे होकर बैठ चुके थे। इनकी सारी तवज्जो अयान की बात पर ही थी, जबकि अजलान इस वक्त अपनी पेशानी को नर्वस अंदाज में धीरे से मसल रहा था। ज़ैनी साकत निगाहों से अजलान को ही देख रही थी। तभी अजलान की निगाहों ने बेसाख्ता ज़ैनी का तहय्युर से भरा चेहरा देखा तो न जाने क्यों दोबारा ज़ैनी के इस चेहरे पर नज़र डालने की हिम्मत खुद में पैदा न कर सका, क्योंकि अब तो तीर कमान से निकल चुका था, जो अब कभी भी वापस नहीं जा सकता था। मैं कुछ समझा नहीं। अफ़ान अभी भी इसे ही नासमझी से देख रहा था। अफ़ान भैया, आज जो भाभी ने ड्रेस पहना, दोपहर को यही ड्रेस अपना अजलान कुरियर कंपनी वालों को पैक करवा कर दे रहा था। तब मैं इसके साथ ही था, क्योंकि मैंने इसे डिनर पर इनवाइट करने के लिए इसके सेट पर गया था। वहीं से हम दोनों इकट्ठे ही निकले थे, तब मैंने देखा था। अयान पूरी तवज्जो करने के बाद ही अजलान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो कब से इसे ही सख्त निगाहों से घूरते हुए अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश कर रहा था, मगर तब इसका सारा ध्यान अफ़ान पर ही था। ज़ैनी हैरत के मारे शशदर रहती, कभी अपने इस ब्लैक ड्रेस को देखती और कभी अजलान को, जो फ़िलहाल इसकी तरफ देखने से पूरी तरह ग्रेज़ बरत रहा था। क्या हुआ? अजलान का परेशान चेहरा देखकर अयान इसे सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछने लगा। ओह अच्छा, तुमने ये ड्रेस भाभी के अलावा किसी और को भी गिफ्ट कुरियर के ज़रिए भेजा है? अच्छा, मुझे लगा ये वही ड्रेस है, इसलिए मैंने ऐसे ही बोल गया। सॉरी यार। अयान को अजलान की सख्त निगाहों से ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो ब्लैक ड्रेस किसी और के लिए था। अयान की इस बात पर अजलान ने अपने सर को थोड़ा नफ़ी में झटक कर बालों में मुस्तरब अंदाज से हाथ फेरा। इसे अयान से इस कदर बेवकूफ़ी की तवक्का हरगिज़ न थी। ज़ैनी सारी सूरत-ए-हाल वाज़ेह होने पर अपनी भराई हुई निगाहों समेत अजलान को देखती हुई बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर बाहर लॉन में चली गई। इसे वहाँ बैठे बैठे सांस लेने में दुश्वारी सी महसूस होने लगी थी। कुछ देर पहले का खुशगवार माहौल अब अजीब घुटन से भरा हुआ लग रहा था। ये गिफ्ट तो वली ने नहीं दिया था मेरी बर्थडे का? ज़ैनी के दिल से एक आवाज़ सवाल बनकर उभरी थी। मगर अयान भाई, वो तो अजलान का कह रहे थे। अगर ये गिफ्ट अजलान ने दिया तो उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं? ज़ैनब दिल ही दिल में सोचते हुए खुद से एक साथ कई सवालात कर रही थी। तभी अचानक इसे अपनी समातों में किसी की जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी। मामा, फिर आपने मेडिसिन भी लेनी है, प्लीज़ जल्दी से खाना खा लें। ज़ैनी आवाज़ के ताक़ुब में बोझल चाल चलती हुई नेक्सी की जानिब आ गई, फिर बिना सोचे समझे दरवाज़ा नॉक कर दिया। वो इस वक्त अपने हवास में बिल्कुल नहीं लग रही थी। इसके चेहरे का रंग लट्ठे की मान सफ़ेद पड़ चुका था। कौन? ज़ैनी अभी बाहर ही खड़ी थी जब इसे ईमान फ़ातिमा की आवाज़ इस लड़की से मिलती जुलती लगी, जो बंद दरवाजे के अंदर से बोल रही थी। ईमान आपी। ज़ैनी ने आवाज़ को पहचानते हुए ईमान का नाम लिया, जिस पर फ़ातिमा ने झट से दरवाज़ा खोल दिया। अरे ज़ैनब, आप यहाँ? ईमान आज 2 दिनों बाद अपने सामने ज़ैनब को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गई थी। कैसी हैं आप? ज़ैनी भी ईमान को अपने सामने देखकर एकदम मुस्कुरा उठी थी। इसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि जिस ईमान फ़ातिमा के अंदर बात हो रही थी, वो इसकी ईमान आपी हैं, जिनसे वो तकरीबन हर रोज़ पार्क में मिलने जाती है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ अंदर आओ ना, मैं आपको अपनी मामा से भी मिलवाती हूँ। फ़ातिमा ज़ैनी को अपने साथ लगाए आमना बेगम से मिलवाने के लिए सीधा इनके कमरे में ही ले आई। दरवाज़ा हनूज़ वैसे ही खुला रह गया था। इन दोनों को ही एक्साइटमेंट में दरवाज़ा बंद करना सिरे से भूल ही गया। मामा, ये ज़ैनब है, जिनसे मैं हर रोज़ पार्क में मिलने जाती हूँ। ज़ैनब अब आमना बेगम के सामने झुककर इनसे सर पर प्यार ले रही थी। ईमान आपी, आप यहाँ रहती? मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। ये तो अयान भाई का घर है ना? ज़ैनी हैरानगी से भरपूर तासरात चेहरे पर सजाए फ़ातिमा से पूछ रही थी। हाँ जी, ये इन्हीं का ही घर है। एक्चुअली डॉक्टर शिफा ने मामा का रूटीन चेकअप करना होता है ना, इसलिए उनके बेहद असरार पर जब तक मामा का ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता, हम तब तक किसी होटल में रुकने की बजाय इधर एनेक्सी में ही रहेंगे। फ़ातिमा कमरे के साथ मौजूद ओपन किचन में से ही ज़ैनी को जवाब दे रही थी। वो जल्दी से ज़ैनी के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाह रही थी। ईमान आपी, इस सब की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही आपके हाथ की मज़ेदार बिरयानी खाकर फुल हो चुके हैं। ज़ैनी फ़ातिमा के बार बार मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती इसका स्टोव बंद करती इसे भी आमना बेगम के कमरे में ही ले आई थी। आंटी, आपको बुरा तो नहीं लगता ना? मैं तकरीबन हर रोज़ ही ईमान आपी को पार्क में आने के लिए बोल देती हूँ। ज़ैनी अब हिचकिचाते हुए लहजे में आमना बेगम से पूछ रही थी। नहीं बेटा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, वरना तो ये हमेशा घर पर मेरे साथ ही लगी रहती है। भाई की दुनियादारी का तो इसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं। अच्छा है तुम्हारे बहाने ये भी थोड़ी देर तक ताज़ा हवा खाने बाहर निकल जाती है। आमना बेगम ने खुशदिली से मुस्कुराकर तमानियत से पुर लहजे में कहा, जिस पर ज़ैनी मुस्कुराते हुए इनके गले लग गई थी। थैंक यू सो मच आंटी, आपकी ये बात सुनकर मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई हूँ। ज़ैनी अब इनका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कह रही थी। इसके चेहरे पर कुछ देर पहले के गम का हल्का सा भी शायबा नज़र नहीं आ रहा था।
फ़ातिमा तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी है और इसका दिल भी इसकी तरह बहुत ज़्यादा मासूम है। आमना बेगम की इस बात पर फ़ातिमा भी दिल से तायद करती धीरे से मुस्कुरा दी थी। अरे ज़ैनब, आप यहाँ हैं? मैं आपको बाई लॉन में ढूंढ रही थी। वो तो शुक्र है टैक्सी का दरवाज़ा खुला देखा तो इधर से आपकी आवाज़ें सुनकर मैं भी इधर ही आ गई। शिफा ज़ैनब को फ़ातिमा और आमना बेगम के साथ बैठा देखकर मुस्कुराते हुए गोया हुई। हाँ जी, वो मैं ईमान आपी को पहले भी मिल चुकी हूँ। कुछ देर के लिए इधर लॉन में आई तो अचानक मुझे टैक्सी से इनकी आवाज़ सुनाई दी तो सीधा इधर ही आ गई। अच्छा, कहाँ मिले आप लोग? क्या आप दोनों कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे? शिफा हैरानगी से पूरे लहजे में पूछ रही थी। नहीं शिफा, हम लोग कुछ दिन पहले नज़दीकी पार्क में मिले थे। अब वहीं तकरीबन हर रोज़ मुलाकात होती है। काश मैं भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकती, लेकिन इस वक्त तो मेरे ड्यूटी आवर्स चल रहे होते हैं। शिफा के लहजे में अब थोड़ी यासियत दर आई थी। कोई बात नहीं, आप हर संडे को हमारी कंपनी ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर तीनों मिलकर इंजॉय करेंगे। जैनी ने शिफा के लहजे की मायूसी देखते हुए इसे इतवार के दिन का आइडिया दिया तो शिफा के चेहरे पर भी बेसाख्ता गहरी मुस्कुराहट छा गई। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया ज़ैनब। शिफा के तासरात अब पहले की निस्बत काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे थे। आप दोनों मुझे जैनी बुला सकती हैं। एक्चुअली मेरे सब अपने मुझे प्यार से जैनी के नाम से ही मुहातब करते हैं। जैनी ने खुश दिली से मुस्कुराते हुए फ़ातिमा और शिफा से अपना निक नेम शेयर किया। तो फिर ठीक है, आज से हम दोनों भी आपको जैनी ही बुलाएंगे। फ़ातिमा ने भी मुस्कुराते हुए जैनी के शाने पर हाथ रखा। तभी अचानक अयान की आवाज़ ने इन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा किया। शिफा, अजलान घर जाना चाह रहा है, आप और भाभी आ जाएं। अजलान बाहर वेट कर रहा है। अयान फ़ातिमा की वजह से अंदर नहीं आया था, इसलिए वहीं बाहर खड़े खड़े अधखुले दरवाजे से ही आवाज़ देने लगा। ओके आंटी, हो सके तो आप भी पार्क आया करें ना, आपको भी अच्छा लगेगा। जैनी आमना बेगम से मिलते हुए उनको भी पार्क में आने की दावत दे रही थी। बेटा, मेरी तबीयत इजाज़त नहीं देती, वरना ज़रूर आती। मैं तो यहाँ बाई लॉन तक जाऊँ तो मेरा सांस फूल जाता। आमना बेगम अब ज़ैनब को प्यार कर रही थी। इन्हें फ़ातिमा की तरह जैनी भी बहुत सादा और मासूम सी लड़की लगी थी। जैनी की खुश अखलाक तबीयत ने इन्हें चंद ही मिनटों में अपना गुरविदा बना लिया था। अल्लाह ताला आपको सेहत कामला आजला अता फरमाए। ओके माना पी फ़ी अमानिल्लाह। जैनी फ़ातिमा से मिलकर इसी के मखसूस अंदाज में अलविदाई कलमात अदा कर रही थी और फिर शिफा जैनी को साथ लिए टैक्सी से बाहर आ गई, जहाँ बाहर लॉन में एक तरफ खड़े वो तीनों इनके बाहर आने का वेट कर रहे थे। जैनी अजलान को अक्सर नज़रअंदाज करती है। फ़ान भाई के आगे झुकी, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जैनी के सर पर हाथ रखा। ठीक है भाई, घर पहुंचकर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अजलान की बात सुनकर अफान भाई ने जवाबन इस बात में सर हिला दिया और फिर अजलान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए जैनी को एक नज़र देखा, मगर वो फ़ौरन अपना रुख मोड़कर विंड स्क्रीन का शीशा नीचे किए बाहर के मनाजर देखने लगी। न जाने क्यों जैनी को यूं इस तरह जानबूझकर खुद को नज़रअंदाज करता देखकर अजलान को अपने वजूद में एक पल के लिए अंदर तक लर्जा तारी होता महसूस हुआ था, मगर फिर वो खुद के असाब पर काबू पाते अपने सख्ती से पेवस्त लबों के साथ बिना कुछ कहे चुपचाप कार स्टार्ट कर चुका था। कार में बैठे दोनों नफूस इस वक्त भरपूर अजनबियत का मुजाहरा कर रहे थे, जबकि दोनों की मंजिल एक ही थी। अजलान ने एक दो बार अपना रुख मोड़कर जैनी को देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर जैनब खुद को बाहर के नज़ारों में ऐसे महव शो करती रही जैसे इसके वजूद के अलावा कार में किसी दूसरे ज़ीरो का कोई नामो निशान भी नहीं है। हया देखना भला मेरे मोबाइल पर ज़रार के मैसेज का कोई नोटिफिकेशन आया। उन्होंने मुझे कुछ अहम नोट सेंड करने थे। मरियम इस वक्त स्टडी टेबल पर बैठी एक बुक पढ़ने में मसरूफ़ थी। अब अचानक कुछ याद आने पर बेड पर बैठी हया से मुखातब हुई, क्योंकि मरियम का मोबाइल भी इस वक्त बेड पर हया के पास ही पड़ा हुआ था। हाँ, व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ इसका। मरियम के कहने पर हया ने इसका मोबाइल ऑन करके देखा तो सामने ज़रार के नंबर से मैसेज देकर इसने मरियम को आगाह कर दिया और फिर मोबाइल वापस रखने ही लगी थी कि इसके जहन में अचानक एक कुंदा लपका। इसने फिर से मोबाइल ऑन करके नंबर नोट किया और इसे अपने मोबाइल में सेंड कर दिया। हया काफ़ी देर तक साकत निगाहों से मोबाइल में मौजूद इस नंबर को सेव करते हुए देखती रही और फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल पर मैसेज टाइप करके सेंड का बटन दबा दिया। मैसेज सेंड करने के बाद अब हया खुद को काफ़ी मुतमईन और पुरसुकून महसूस कर रही थी, वरना जब से दोपहर से घर आई थी इसका पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। काफ़ी देर तक वो मोबाइल को बार बार चेक करती रही, मगर इसका कोई रिस्पॉन्स ना आया। बदतमीज़, खड़ूस, अकड़ू कहीं का, मैसेज पढ़कर भी रिप्लाई नहीं किया। ये इस लायक है ही नहीं कि मैं इससे तमीज़ से बात करूं। मैसेज पर ब्लू साइन की मार्किंग देखकर हया को तो अच्छी खासी तप चढ़ चुकी थी। क्या हो जाता अगर रिप्लाई कर देता, लेकिन नहीं करता। सामने आ गई ईगो, सामने आ गई होगी ना ज़रार साहब की, इसलिए रिप्लाई नहीं किया होगा। हया के बार बार बड़बड़ाने पर मरियम अब पीछे मुड़कर इसको बगौर देख रही थी। क्या बार बार खुद से बड़बड़ाई जा रही है? मरियम की आवाज़ पर हया एकदम चौंकी और फिर जल्दी से नफ़ी में सर हिलाती खुद को किताब में मसरूफ़ ज़ाहिर करने की कोशिश करने लगी। ज़रार मरियम को बाकी मानदा नोट सेंड करके अब खुद भी पढ़ने लग गया था। तभी अचानक इसके मोबाइल पर मैसेज की रिंगटोन बज उठी।
शायद मरियम को कोई कन्फ्यूजन होगी इसलिए मैसेज कर रही है। इजरार ने आगे बढ़कर मोबाइल थामा मगर स्क्रीन पर सामने ही अनजान नंबर से मैसेज का एक नोटिफिकेशन चमक रहा था। सॉरी। इजरार ने हैरत भरी निगाहों से चौंकते हुए मैसेज को ज़ेरे लब दोहराया। वो इस वक्त गैर यकीनी कैफियत में घिरा मोबाइल को ही बगौर देखे जा रहा था। सॉरी। जब बदतमीज़ी करनी होती है तब मैडम की ज़ुबान कैंची की तरह नॉन स्टॉप चलती ही जाती है, कोई ब्रेक भी नहीं लगाती। और अब माजरत देखो मैडम की, सॉरी कहकर जैसे मुझ पर कोई एहसान अजीम कर रही हैं। ज़रार हया की प्रोफाइल पिक देखने के बाद मैसेज को देखते हुए आहिस्तगी से बड़बड़ा रहा था। पहले तो वो इट्स ओके का मैसेज टाइप करके रिप्लाई करने लगा मगर फिर नफ़ी में सर झटकता टाइप किया वह मैसेज वापस कैंसिल कर दिया और फिर मोबाइल बेड पर वापस रखते हुए दोबारा स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक अपने हाथ से किताब का सफ़ा आगे करने लगा तो इसकी नज़र अपने ज़ख्मी हाथ की तरफ उठ गई जहाँ हया के बुक मारने की वजह से दोबारा ब्लीडिंग होती रही थी, लेकिन अब ऑइंटमेंट लगाने की वजह से इसका दर्द काफ़ी हद तक कम हो गया था। जख्म को देखते ही इसे हया का शर्मिंदा शर्मिंदा सा चेहरा अपनी आंखों के सामने अक्स बनकर लहराता दिखाई दिया। बेहतियार हया के बारे में सोचते इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट छा गई। जंगली बिल्ली। इजरार जख्म को देखते ही मुस्कुराकर ज़ेरे लब बड़बड़ाया, फिर नफ़ी में सर हिलाते हुए अपने पहले से खुली किताब को दोबारा इनमाक से पढ़ने लगा। जावियार अख्तर साहब ने रात के इस पर जावियार के कमरे की लाइट ऑन देखी तो सीधा इधर ही आ गए क्योंकि वो इससे पहले शमसा के कमरे में गए थे मगर वो लाइट बंद किए गहरी नींद सो रही थी। वो रोज़ रात को सोने से पहले पूरे घर का एक चक्कर लगाते थे और ये रूटीन इनके रोज़ का मामूल बन गई थी। जी डैड अभी भी तक सोए नहीं। जावियार इस वक्त स्टडी टेबल पर झुका अपने लास्ट सेमेस्टर की तैयारी कर रहा था क्योंकि इसके फाइनल चल रहे थे, इसलिए वो रात देर तक दिल लगाकर पढ़ता रहता था। पहले जो भी इसने गलतियां करनी थी कर ली मगर अब वो काफ़ी हद तक हर मामले को संजीदगी से ही ले रहा था। हाँ वो मैं सोने लगा था लेकिन यहाँ से गुजरते हुए तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो इधर ही आ गया। जावियार के रवैये में खुशगवार तब्दीली महसूस करने के बाद अब अख्तर साहब भी के लहजे में भी थोड़ी नरमी आ गई, वरना न जाने कितने दिनों तक उन्होंने जावियार से एक बात तक नहीं की थी। जी डैड वो बस आजकल फाइनल चल रहे हैं ना इसलिए थोड़ा बिजी हूँ। जावियार अब हमेशा चेहरा झुका कर ही इनसे बात किया करता था। अख्तर साहब को इस वक्त जावियार में उस्मान की एक झलक दिखाई दी थी जिस पर इनकी आंखों में फ़ौरन हल्की सी नमी दर आई। अच्छा अगर तुम बिज़ी हो तो मैं किसी और को भेज देता हूँ, तुम पूरी कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करो। अख्तर साहब जावियार के शाने पर नरमी से हाथ रखते बाहर की तरफ जाने लगे। इट्स ओके डैड आप मुझे बता दें, मैं टाइम निकाल कर मैनेज कर लूँगा। हाँ यार एक्चुअली कल हमारी आउट ऑफ सिटी एक मीटिंग है, इस एक सीनियर वर्कर को भी कल हमारे साथ ही जाना था लेकिन इसकी बेटी की एडमिशन फ़ीस जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है इसलिए वो मुझसे छुट्टी मांग रहा था। मैंने उसे फ़ीस जमा करवाने की ऑफ़र कर दी ताकि वो आराम से इस मीटिंग को अटेंड कर सके। अब इस बच्ची के कॉलेज में जाकर उसकी फ़ीस जमा करवानी है तो मैं सोच रहा था किसको भेजूँ जो इस काम को ज़िम्मेदारी से पूरा भी कर दे। अख्तर साहब ने अपना मसला बताया जिस पर जावियार कुछ पल के लिए सोचता रहा और फिर फ़ौरन हामी भर दी। डैड मैं पेपर के फ़ौरन बाद सेकंड टाइम कॉलेज जाकर इस बच्ची की फ़ीस जमा करवाऊँगा, आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, मैं कॉलेज की डिटेल्स और बच्ची का सारा बायोडाटा तुम्हें अभी मैसेज पर सेंड कर देता हूँ, याद से यह काम कर देना। अख्तर साहब ने अपना मसला हल होते देखा तो मुतमईन अंदाज में धीरे से मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चल दिए। अजलान की कार सीधा पोर्च में ही आकर रुकी थी। तेज़ स्पीड में चलाने की वजह से कार के रुकने पर टायर एकदम बुरी तरह चिड़चिड़ाहट का शिकार हुए थे। कार रुकने पर अजलान अभी कुछ कहने के लिए अपने लब वाह करने ही लगा था कि जैनी अपना क्लच संभालती जल्दी से फ्रंट डोर खोलकर कार से बाहर निकल गई और फिर एक ही झटके में कार का दरवाज़ा खटक से बंद हो गया। अजलान कितनी देर तक वहीं बैठा इसको दाखिली दरवाजे से अंदर तक जाते देखता रहा। फिर इसके निगाहों से ओझल होने के बाद वो स्टीयरिंग पर अपना सर जमाता कुछ पल के लिए अपनी आंखें सख्ती से मीच गया। अजलान को कुछ देर बाद वक्त गुजरने का एहसास हुआ तो वो गहरा सांस फिजा में खारिज करता कार से बाहर आ गया। घर के अंदर आते ही अजलान कमरे में जाने के बजाय वहीं लाउंज में मौजूद सोफ़े पर बैठ चुका था। नूरी आंटी अजलान को यूं सोफ़े पर बैठा देख सीधा इसके पास आई थी जो इस वक्त आंखें मूंदे सोफ़े की पुष्ट के साथ टेक लगाकर बैठ गया था। अजलान बेटा पानी वगैरह कुछ चाहिए तो ला दूँ? नूरी आंटी तफक्कुर में इस तासरात चेहरे पर सजाया अजलान का मुस्तरब चेहरा देख रही थी इसलिए मुहातब किए बिना न रह सकें। नहीं आंटी कुछ भी नहीं चाहिए, आप जाकर आराम करें। अजलान ने अपनी आंखें खोलकर सीधा बैठते हुए नूरी आंटी से आराम करने का कहा जिस पर वो शुरुआत में सर हिलाते हुए अपने क्वार्टर में चली गई क्योंकि अजलान ने यहाँ काम करते हर मुलाजम के लिए इसी घर में ही अच्छा खासा सर्वेंट क्वार्टर अरेंज कर दिया था जिसमें इनकी ज़रूरत की हर चीज़ शामिल थी। वो काफ़ी देर तक इसी पोजीशन में बैठा सोचों में ही गुम रहा और फिर थक हार कर अपने शिकस्ता कदम कमरे की जानिब बढ़ा दिए। इसने अंदर कमरे में आकर देखा तो जैनी इस वक्त ब्लैक ड्रेस चेंज करने के बाद रॉयल ब्लू सूट जेब तन की अब बेड के एक कॉर्नर पर बैठी सी ब्लैक ड्रेस को हाथ में थामे
मुसलसल भीगी निगाहों से ही देखे जा रही थी। इसको कमरे के अंदर आता देखकर जैनी ने मकानकी अंदाज में ड्रेस उठाकर ड्रेसिंग रूम की कबर्ड में रखा और फिर चेहरे पर बिना कोई तासुर ज़ाहिर किए अजलान की साइड से गुजरकर कमरे से बाहर जाने लगी थी कि अचानक अजलान ने इसके नरम गदाज हाथ की हथेली अपनी मजबूत गिरफ्त में थामकर जैनी के इस इरादे को फ़ौरन मसदूद कर दिया। अजलान प्लीज़। जैनी के पूर्णम लहजे में इस वक्त दर्द, कुर्ब और अजियत वाज़ेह महसूस होते देखकर अजलान ने बेख्तियार गहरा सांस लिया था। ज़ैनब 1 मिनट यहीं रुक कर पहले मेरी पूरी बात सुने। अजलान ने संजीदगी से भरपूर तासरात समेत ये अल्फाज कहने के बाद इसका हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त से आज़ाद कर दिया जिसे वो तब से छुड़वाने की नाकाम सही कर रही थी। जैनी अभी भी अपना रुख मोड़े वहीं की वहीं खड़ी रही। वो इस वक्त अजलान की आंखों में देखकर फिर से नरम नहीं पड़ना चाहती थी। आज इसका दिल बुरी तरह से टूट कर बिखरा था। अजलान के नरम लहजे पर इसकी आंखों में तैरती नमी फिर से नमकीन पानियों की सूरत में इसके गालों पर बहने लगी थी। एक्चुअली ज़ैनब वो ब्लैक ड्रेस। अजलान ने बात अभी कहनी शुरू ही की थी कि जैनी ने शदीद गुस्से में आते अपना रुख मोड़कर अजलान की बात को फ़ौरन बीच में ही काट दिया। नहीं सुनना मुझे कुछ भी इस ब्लैक ड्रेस के बारे में नहीं सुनना चाहती मैं फिर से वही सब। जैनी अब अपनी आंखों के किनारे से बहते आंसुओं को बेदर्दी से रगड़कर साफ कर रही थी। इसके रुखसारों पर मोटे मोटे कतरों की सूरत में गिरते आंसू अजलान के दिल की धड़कनों में एक अजब इर्ताश बर्पा कर रहे थे। अजलान मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपने वो गिफ्ट अंकल आंटी के मजबूर करने पर दिया होगा, इसलिए तो आपने कुरियर वाले से दिलवाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि ये बात तो आप मुझे स्विट्ज़रलैंड में ही अच्छी तरह बावर करवा चुके हैं कि अपने हाथों से गिफ्ट उसे दिया जाता है जिसे आप अपनी मर्ज़ी और दिल की खुशी से कुछ देना चाहते हैं। जैनी आंसुओं समेत रोते हुए मुसलसल गुस्सीले लहजे में बोले जा रही थी। रोने के बायस इसकी खूबसूरत जहानत से भरी चमकदार आंखें बेख्तियार सुर्खियों से भर गई थी। ज़ैनब मेरी बात। अजलान ने संजीदा लहजे में फिर कुछ कहना चाहा मगर जैनी इसकी पूरी बात सुने बगैर फिर से शुरू हो चुकी थी। मैं समझ सकती हूँ अजलान आपकी हर बात को भी और आपके दिल में पलती मेरे लिए हद से ज़्यादा नफरत को भी। जैनी की इस बात पर अजलान के अधखुले नाभि लब आपस में सख्ती से पेवस्त होकर रह गए। वो हाथ की मुट्ठियाँ सख्ती से भींच गईं। लेकिन कम अज़ कम आप मुझे इतना तो बता ही सकते थे कि ये गिफ्ट आपने ही दिया, फिर चाहे आपसे ज़बरदस्ती ही क्यों ना दिलवाया गया हो। इधर मैं यहाँ पागलों की तरह हर एक चीज़ की तस्वीर बनाकर तब से वली को शुक्रिया के लगातार मैसेज सेंड कर रही हूँ। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। मैं इस कदर मरे जा रही हूँ गिफ्ट के लिए। उसने अगर इस बार मुझे कोई गिफ्ट नहीं भी दिया तो भी मैं इसको गिफ्ट की तस्वीरें भेज रही हूँ ताकि वो शर्मिंदगी महसूस करे और वो भी मुझे गिफ्ट भेजे। सो चीप इट वाज, शेम ऑन मी। अजलान मुझे खुद से किस कदर शर्मिंदगी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकती। जैनी आंसुओं से तर होते चेहरे के साथ अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई थी। अजलान को इसकी हर बात दुरुस्त लग रही थी। इसे अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो तो जैनी के लिए कुछ नया करना चाहता था, इसलिए कुरियर के ज़रिए गिफ्ट दिलवाने का तरीका सोचा था, मगर अब वो अपनी इस हरकत पर खुद को बुरी तरह कोस रहा था। वो तो घर आने के बाद शायद इसे इस गिफ्ट के बारे में बता भी देता, मगर कमरे के अंदर आते ही जैनी के मुंह से वली का जिक्र सुनकर इसकी अजली पॉसेसिवनेस फिर से जाग उठी और इसने कुछ भी कहने का इरादा फ़ौरन तर्क कर दिया, क्योंकि ये सब सुनकर इसका खुशगवार मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। डैम ऑन मी। अजलान ने जैनी के जाने के बाद कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर गुस्से में आते हुए सोफे से कुशन उठाकर दूर फेंक दिया, जो कमरे के अंदर आती जैनी के सीधा बाजू पर जा लगा, जिससे इसके मुंह से हल्की सी सिसनुमा कराह की आवाज़ कराह की सूरत में निकली। जैनी जो इस वक्त जज्बात के ज़ेर असर बिना दुपट्टा लिए बाहर तो आ गई थी, अब कॉरिडोर में शिकस्ता चाल चलते हुए अचानक इसे अपने हुलिये का एहसास हुआ तो फ़ौरन अपना दुपट्टा लेने वापस कमरे में आ गई। अजलान जो गुस्से से रुख मोड़े मुस्तरब अंदाज में अपने बालों में हाथ फेर रहा था, अचानक निस्वानी आह की आवाज़ पर इसका रुख एक झटके से दरवाजे की जानिब मुड़ा, जहाँ जैनी अपने एक हाथ से बाजू पकड़े दूसरे हाथ से नीचे झुककर गिरा हुआ कुशन उठाते इसे शिकवा किनार निगाहों से देख रही थी। आइंदा मैं आपको इस तरह कुशन उठाकर फेंकता हुआ कभी ना देखूं। अजलान को फ़ौरन अपनी स्मातों में अपनी खुरदरी सख्त आवाज़ बाज़गश बनकर सुनाई देने लगी, जिस पर वो एक पल के लिए शर्मिंदगी के मारे अपना सर थोड़ा नीचे झुका गया। जैनी बेड पर कुशन वापस रखती अब अपना दुपट्टा लिए बिना कुछ कहे कमरे से बाहर जाने लगी, जब अजलान की गुस्सीली आवाज़ ने इसके बढ़ते कदम एकदम फ्रीज कर दिए। कहाँ जा रही हैं आप इस वक्त? चुपचाप लेटें यहीं बेड पर। जैनी जो पहले से इतनी अपसेट थी अब अजलान के तेज़ लहजे पर बेबसी से मुंह पर हाथ रखती आगे बढ़कर बेड के कॉर्नर पर सिमट कर लेट गई और फिर खुद पर सही से कम्फर्टर ओढ़कर खुद को पूरी तरह पैक कर लिया। अब अजलान की निगाह बेख्तियार अपने दोनों टेडी बेयर पर जाकर ठहर सी गई, क्योंकि वो दोनों बेड के वस्त में तकिए के सहारे पड़े हुए थे, मगर आज जैनी ने इनमें से किसी एक को भी नहीं पकड़ा था। शायद ये इसकी नाराज़गी का इजहार करने का तरीका था। अजलान इसके मासूमाना अंदाज में नाराज़गी के इजहार पर नफ़ी में सर झटकते हुए आस्तगी से मुस्कुरा दिया। अजलान ने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर दी और फिर काउच पर बैठते हुए लैंप की मदम रोशनी में ही अपनी सॉक्स उतारकर पाँव को जूतों की कैद से आज़ाद करने लगा।
इसके जहन में फ़ौरन दोपहर का सारा वाक़या अक्स की सूरत में चलने लगा। इसने घर से निकलते ही मुल्क के तमाम मशहूर डिज़ाइनर को यूनिक ड्रेसेस के बारे में पूछा था। हर एक ने अज़लान को अपनी नई और बेस्ट एवर कलेक्शन सेंड की थी। इन सब में से इसको सिर्फ एक डिज़ाइनर की कलेक्शन पसंद आई, इसलिए वो यहीं से सीधा इनके आउटलेट में चला गया, जहाँ इसने ज़ैनी के लिए ये ब्लैक ड्रेस अपनी मर्ज़ी से पसंद किया और बाद में इसकी तमाम चीज़ें पैक करवा कर एक शॉपिंग मॉल में मास्क पहन कर आ गया, ताकि कोई इसे पहचान ना पाए, क्योंकि अगर कोई एक भी यहाँ इसे पहचान लेता तो इधर एक रश लग जाना था, जो अभी वो किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता था। वहाँ से इसने मुस्कुराते हुए अच्छी खासी तगवदू के बाद ब्लैक सूट के साथ मैचिंग ही ब्लैक खूबसूरत टेडी बेयर ख़रीद लिया और 2-3 घंटों की अनथक मेहनत के बाद इसने ये तमाम चीज़ें पसंद की और फिर सेट पर आ गया, जहाँ अयान ने इसे डिनर पर इनवाइट किया। फिर वो दोनों सेट से इकट्ठे ही बाहर निकले थे। आगे पीछे चलते चलते अज़लान की कार एक कुरियर कंपनी के ऑफिस के सामने रुक गई, जहाँ इसने अपने ड्राइवर को भेजकर इन सब चीज़ों को एक बर्थडे गिफ्ट में पैक करवा कर अपने ही घर ज़ैनी के लिए भिजवा दिया। अयान ने वहाँ से गुजरते हुए ये सब अपनी आंखों से देख चुका था, मगर अज़लान हरगिज़ नहीं जानता था कि अयान बिना सोचे समझे ज़ैनी के सामने ही इस बात का जिक्र कर देगा। ज़ैनी कंफर्टर में लिपटी अभी तक बेआवाज़ आंसू बहाए जा रही थी। इसको इस तरह रोते देखकर अज़लान को फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। वली क्या सोचता होगा मेरे बारे में? अज़लान, जो अभी तक इन्हीं सोचों में गुम था, कि अचानक इसकी बात याद करते इसे फिर से गुस्सा आ गया, जब वो बार बार रोते हुए अज़लान से यही अल्फाज कह रही थी। इसका मतलब इन्हें हर चीज़ से ज़्यादा उस वली की फ़िक्र हो रही है। हद है यार, मैं इन मोहतरमा के लिए 3 घंटे तक बाज़ारों में ख्वार होता रहा हूँ, लेकिन ये मैडम वली साहब के बारे में सोचते इतनी शिद्दत से रोए जा रही हैं। ये सब सोचते हुए अज़लान की पॉजिटिवनेस फिर से जाग उठी। ड्रेसिंग रूम से वापस आते अज़लान ज़ैनी को एक नज़र देखने के बाद अपने अजहद संजीदा तासरात समेत करवट बदल कर लेट गया। इसे वक्फे से ज़ैनी की रोते हुए हल्की सिसकी नुमा आवाज़ सुनाई दे रही थी। ज़ैनब, अगर आपने अभी के अभी रोना बंद नहीं किया तो मैं आपके सामने यही इस ड्रेस को आग लगा दूंगा, जिसकी वजह से आपका रोना बंद नहीं हो रहा। ज़बत के चक्कर में कुछ देर बर्दाश्त करने के बाद अज़लान ने एक झटके से उठाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी और फिर बेसाख्ता ज़ैनी की तरफ थोड़ा झुकते हुए इसका कंफर्टर इसके चेहरे से हटा दिया। इसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर अज़लान ने इसे इंग्लिश शहादत उठाए वार्निंग देने के अंदाज में कहा, जिस पर ज़ैनी डर के मारे सहमती हुई बिना पलके झपकाए अज़लान की आंखों की तेज़ी से बढ़ती सुर्खी को ही सटपटा कर देखे जा रही थी। अज़लान के दिल की धड़कनें भी इसके सुरखास को देखते हुए एक पल के लिए थम सी गई, जिस पर काबू पाने के लिए इसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर कमरे की सारी लाइट्स फिर से ऑफ कर दिया। वो खुद भी कंफर्टर ओढ़ कर लेट गया, मगर ज़ैनी का रोता हुआ चेहरा देखकर इसकी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई थी। अज़लान अब अपना रुख मोड़े ज़ैनी को ही बगौर देख रहा था। इसको अब ज़ैनी के रोने की आवाज़ नहीं आ रही थी। शायद इसके डर की वजह से सोने की कोशिश करते हुए शायद सो भी गई थी, और फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद अपनी आदत से मजबूर होकर वो नींद में ही अपने पिंक टेडी बेयर को हक करती फिर से सो चुकी थी। अज़लान ज़ैनी की इस हरकत पर अपने अभी होंठों पर तेज़ी से उमड़ आने वाली मुस्कुराहट पर काबू ना पा सका। इसको पुरसकून हालत में गहरी नींद सोते देखकर वो खुद भी मुतमिन होकर लेट गया और फिर कुछ ही मिनटों में वो भी गहरी नींद की हसीन वादियों में खो गया।